ओके सो बर्ड आई व्यू सीरीज ओवरव्यू सीरीज में अब बारी है लॉ के चैप्टर नंबर पता नहीं है मेरे को, ऑडिट एंड ऑडिटर्स के चैप्टर की बारी है। चलिए शुरुआत करते हैं। दिस चैप्टर एक्सप्लेन्स द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ द ऑडिट ऑफ कंपनीज अंडर चैप्टर 10 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। सेक्शन नंबर 139 से लेके 148 तक की बातें करता है ये पूरा चैप्टर, ठीक है। Supported by the company's audit and auditors rules 2014. It emphasizes the appointment qualification, duties and powers of auditor to ensure transparency and accountability in corporate financial statements। मतलब देखो, जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर्स को, डायरेक्टर अपने हिसाब से मैनेज करता है डे टू डे ऑपरेशंस कंपनी के। अब मैनेजमेंट ने जो भी कंडीशंस मतलब जैसे ही काम किया है वो शेयर होल्डर के हित में है, शेयर होल्डर के फेवर में है कि नहीं, और अच्छे से प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं कि नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो कौन चेक करेगा? ऑडिटर चेक करेगा, ठीक है। तो अब बारी है नेक्स्ट चीज क्या है भाई, इंट्रोडक्शन। Directors acts as a fiduciaries, ये fiduciaries is the key word। Directors act as a fiduciaries for shareholders preparing financial statements। Shareholders appoint independent auditors to examine financial statements and ensure they reflect true and fair view of the company's financial position। मतलब डायरेक्टर को तो अपॉइंट करते ही है शेयर होल्डर्स, ऑडिटर को भी शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं कि अपना ही बंदा करेगा ना, वरना डायरेक्टर ही अपना बंदा अपॉइंट करेंगे तो वो तो सही बोलेगा ना। तो शेयर होल्डर क्या बोलते हैं, ए ऑडिटर इधर आ, इन लोगों को मैंने अपॉइंट किया था, इन लोगों ने ये पता नहीं क्या स्टेटमेंट वगैरह दे रहे, एक जरा तू चेक करके बता ना ये सही है ना जो भी है, मतलब बाकी समझने का काम मैं कर दूंगा, तू पहले ये बता कि ये सही समझा रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ऑडिटर वो चेक करेगा। अब सेक्शन नंबर 139 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटमेंट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन। जैसे ही कंपनी रजिस्टर हुई उसके 30 दिनों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यहाँ पे फर्स्ट ऑडिटर को कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा। कब तक? 30 दिनों में रजिस्टर होने के बाद। अब होल्ड्स ऑफिस अंटिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एजीएम। फर्स्ट ऑडिटर जो है वो कब तक ऑफिस होल्ड करेगा? फर्स्ट एजीएम हुई तब तक वो फर्स्ट ऑडिटर ऑफिस होल्ड कर सकता है। इफ द बोर्ड फेल्स मेंबर अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर एट एन ईजीएम विद इन 90 डेज। मतलब सबसे पहली बार ऐसा है कि ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड अपॉइंट करेगा फर्स्ट ऑडिटर के केस में 30 दिनों में। अगर 30 दिनों में ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने तो मेंबर्स अपॉइंट करेंगे। कब तक? 90 दिनों में। 30 दिन खत्म होने के बाद 90 दिन नहीं, उसके बाद वाले 90 दिन, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 90 डेज लिखना है, कहाँ से खत्म हो गया वो ऐसा वाला नहीं दिख रहा है, वैसी क्लैरिटी यहाँ पे प्रोविजन में नहीं है। अब सब्सिक्वेंट ऑडिटर सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 1 अपॉइंटेड एट द फर्स्ट एजीएम बाय द मेंबर एंड होल्ड्स ऑफिस अंटिल द कंक्लूजन ऑफ द 6th एजीएम। देखो फर्स्ट एजीएम तक कौन होल्ड करता है ऑफिस? जो फर्स्ट ऑडिटर होता है। उसके बाद फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में जो बंदा अपॉइंट हुआ एज अ ऑडिटर वो होल्ड करेगा 6th एजीएम तक, और उसे क्या कहेंगे हम? सब्सिक्वेंट ऑडिटर कहेंगे, ठीक है। उसके बाद वो रीअपॉइंट हो सकता है और 5 साल तक रीअपॉइंटमेंट फॉलोज सिमिलर प्रोसीजर्स एवरी 6th एजीएम। मतलब हर 6th एजीएम में एक बंदा अपॉइंट करेगा, मतलब एक बंदा एज एन ऑडिटर अपॉइंट होगा। अभी उसमें भी कूलिंग डाउन पीरियड वगैरह वो वाला प्रोविजन आ जाएगा। टेन्योर एंड रोटेशन सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 2 में ही टेन्योर एंड रोटेशन दिया हुआ है। लिस्टेड कंपनीज एंड स्पेसिफाइड कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज मस्ट रोटेट ऑडिटर्स। ऑडिटर को रोटेट करना पड़ेगा, वरना एक बंदा अगर एक फर्म या फिर एक कोई भी ऑडिटर जो है वो एक कंपनी का ज़्यादा साल तक ऑडिट करता रहता है तो मैनेजमेंट के साथ उसकी अच्छे बनने लग जाती है, अच्छा रिश्ता बन जाता है। तो फिर वो तो मतलब अगर जैसे मॉडिफाइड अनमॉडिफाइड होता है तो मतलब गलत ओपिनियन देना हो ऐसा हो, फिर भी वो बोलेगा नहीं नहीं आप तो घर के हो, चलो मैं ऐसा अच्छा वाला ओपिनियन दे देता हूँ। तो वैसा सब ना हो, इसलिए रोटेशन ऑफ ऑडिटर इज नेसेसरी। तो इंडिविजुअल ऑडिटर की टर्म कितनी हो सकती है? एक ही टर्म। अगर फॉर्म ऑफ ऑडिटर्स है तो 2 टर्म। अभी टर्म में कितने साल होने चाहिए? तो एक टर्म में होते हैं 5 साल, ठीक है। इंडिविजुअल ऑडिटर 1 टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स, और ऑडिट फर्म का कितना? 2 टर्म्स ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स, 5 5 10 साल तक का ऑडिट फर्म का
रोटेट मतलब पीरियड है वहां तक वो लोग कर सकते हो ऑडिट कंटिन्यूसली। और उसके बाद आता है कूलिंग डाउन पीरियड। तो कूलिंग ऑफ पीरियड कितने का होता है? 5 ईयर्स का। 5 ईयर्स फ्रॉम द रीअपॉइंटमेंट इन द सेम कंपनी। मतलब पिछली बार जब मैं रीअपॉइंट हुआ उस मतलब मेरा टेन्योर खत्म हुआ उससे 5 साल तक मैं उस कंपनी का ऑडिटर स्टेचुटरी ऑडिटर नहीं बन सकता। इंटरनल ऑडिटर बन सकते हो, ठीक है। स्टेचुटरी ऑडिटर मैं नहीं बन सकता 5 साल तक, ठीक है। वो कंपनी या उसकी सब्सिडियरी एसोसिएट या फिर वैसा कोई कंपनी, ठीक है, वैसा आता है। अब consent and certificate, auditor must provide written consent, a certificate of eligibility confirming compliance with the companies act 1956 fix 1956 now 2013, adherence to prescribed limit on कंपनी ऑडिट्स। मतलब जो ऑडिटर होते हैं ना उनको भी लिमिट होती है कि भाई एक ऑडिटर 20 कंपनी का ही ऑडिट कर सकता है। तो उस 20 कंपनी के ऑडिट के लिमिट में वो बंदा काम कर रहा है कि नहीं। मतलब पता चला 20 कंपनी का ऑलरेडी ऑडिट है उसके पास और तुम्हारी कंपनी 21वीं कंपनी है, अभी तुमको तो पता नहीं है कि उसके पास कितनी और कंपनी है। तो एक काम करो, ऑडिटर से सर्टिफिकेट मंगा लो और रिटर्न कंफर्मेशन मंगा लो कि बेटे तू ये हमारा कंपनी का ऑडिट करने की बात कर रहा है, पहले तू बता तू एलिजिबल है ना, ठीक है, तो कर सकता है तू। अब सेक्शन नंबर 140, रिमूवल रेजिग्नेशन एंड कैजुअल वैकेंसी, स्पेशल रिजोल्यूशन एंड प्रायर टू अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड। मतलब स्पेशल रिजोल्यूशन पास करेंगे लेकिन उससे पहले ये इस पे क्वेश्चन है कि भाई तुमने स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया उसके बाद गवर्नमेंट का, अबे पागल पहले गवर्नमेंट को पूछ, पहले गवर्नमेंट से परमिशन ले, प्रायर अप्रूवल गवर्नमेंट का मिलना चाहिए, उसके बाद तुम स्पेशल रिजोल्यूशन पास करोगे। ऐसा नहीं कि रिजोल्यूशन पास किया आप गवर्नमेंट को बताने जाएगा, गवर्नमेंट चाटा मारेगी बे। हाँ, अब रिजोल्यूशन रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर, यहाँ पे कैजुअल वैकेंसी वाला भी पॉइंट आ जाता है। Auditor must file Form ADT3 with the company and registrar of companies within 30 days stating the reasons of resignation। मतलब क्यों क्यों भाई तेरे को रेजिग्नेशन क्यों करना है तो वो बताना। तो किस में? DPT3 में, नहीं सॉरी DPT3 ADT, DPT तो डिपॉजिट्स वाले में आता है। ओके यार, ADT, ठीक है। फॉर्म नंबर ना याद रहे तो खोटा खोटा नहीं लिखने का। अब for government companies the statement is always sent to the comptroller and auditor general। अब गवर्नमेंट कंपनी में भी अगर तुम रेजिग्नेशन दे रहे हो कोई ऑडिटर तो उसमें वो आरओसी को तो देगा ही देगा, लेकिन उसके साथ साथ किसको देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट वाले को, मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG को भी देगा वो। क्या कि भाई इसी से रीजन की वजह से मैं रेजिग्नेशन दे रहा हूँ, ठीक है। कैजुअल वैकेंसी फिल्ड बाय, कैजुअल वैकेंसी हो गई तो वो कौन फाइल करेगा? फिल करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 डेज फॉर नॉन गवर्नमेंट कंपनीज। जो नॉन गवर्नमेंट कंपनी है उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैजुअल वैकेंसी को फिलअप कर देंगे कितने दिनों में? 30 दिनों में। और गवर्नमेंट कंपनी में सेंट्रल गवर्नमेंट का बंदा, मतलब C&AG, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, C&AG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगा कैजुअल वैकेंसी के केस में, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी में। इन केस रेजिग्नेशन द वैकेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर्स विद इन 3 months ऑफ द बोर्ड रिकमेंडेशन। मतलब रेजिग्नेशन दिया ना, उसके बाद तुमने जो बंदा बिठाया तो उसके बाद वो बिठाने के बाद जो बोर्ड रिकमेंडेशन, बोर्ड ने रिकमेंड किया ना कि भाई ये बंदे हैं उनको रखना है, तो वो उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा शेयर होल्डर्स से। क्यों? क्योंकि भाई बोर्ड अपना बंदा ना बिठा देना, इसलिए शेयर होल्डर बताएगा कि भाई हाँ ठीक है चलो रखो, तो अप्रूवल लेना पड़ेगा। कितने टाइम में? 3 महीने के टाइम में, ठीक है। एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द ऑडिटर, सेक्शन नंबर 141 में है। अ पर्सन और फॉर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस विथ अ वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। कोई बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट है लेकिन उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं है तो वो ऑडिट नहीं कर सकता है, ठीक है। डिसक्वालिफिकेशन, एन ऑडिटर इज डिसक्वालिफाइड इफ रिलेशनशिप विद द कंपनी, अगर वो कंपनी के साथ रिलेशनशिप में, क्या सिंगल बंदा हो कंपनी के साथ रिलेशनशिप में, हवा, इज एन ऑफिसर रिलेशनशिप, फिर इज एन ऑफिसर एम्प्लॉय और पार्टनर ऑफ एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, होल्ड्स सिक्योरिटीज और इंटरेस्ट इन द कंपनी एक्सीडिंग 1 लाख इनडायरेक्टली और थ्रू रिलेटिव्स। अब यहाँ पे क्या बारी है कि अगर
मैं जिस कंपनी का ऑडिट कर रहा हूँ उसका जो की मैनेजरियल पर्सन है या फिर कोई डायरेक्टर है या कोई भी KMP CFO है, वो मेरी कंपनी का, मेरी फर्म का पार्टनर है। तो मतलब मेरा पार्टनर बन गया, मेरा पार्टनर उसी कंपनी का उस कोई भी अच्छी पोजीशन पे बैठा हुआ है, तो मैं उस कंपनी का इंटरेस्ट में आ गया, इसलिए मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा उस कंपनी का ऑडिट करने से। और अगर मैं खुद डायरेक्टली अगर मैं उस कंपनी के शेयर्स होल्ड करता हूं तो मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा। अगर स्पाउस होल्ड करती है, ठीक है, तो उसकी मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू 1 लाख तक है तो अलाउड है, 1 लाख से ज्यादा है तो तुम्हें एक्शंस लेने पड़ेंगे, या फिर अगर नहीं हो सकते तो भाई तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, तुम ऑडिट नहीं कर पाओगे। 1 लाख तक हुआ तो सिक्योरिटीज, वो भी डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, ठीक है, रिलेटिव के थ्रू। अब indebtedness owes more than 5 lakh to the company or its subsidiaries, ठीक है, 5 लाख की ओवरिंग इंडेप्टनेस का है। अदर एम्प्लॉयमेंट होल्ड्स फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर। अब ऑडिट लिमिट्स has audits exceeding 20 companies excluding small or private companies with paid up capital below 100 crores। अब 20 कंपनी का गिनना है ना अपने को, कि 20 कंपनी का जो लिमिट है कि एक ऑडिटर 20 कंपनी के ही ऑडिट कर सकता है। उस 20 कंपनी में प्राइवेट कंपनीज जिन प्राइवेट कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से कम है और स्मॉल कंपनीज है, तो उन कंपनीज को ये जो 20 की लिमिट है ना उसमें काउंट नहीं करेंगे। मतलब मान लो कि 19 ऐसी कंपनीज है, नॉर्मल वाली कंपनीज है, उसके अलावा प्राइवेट कंपनी भी है, 5 प्राइवेट कंपनी है जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से नीचे है, और 1-2 स्मॉल कंपनी का भी ऑडिट मैं करता हूं, तो इन सभी कंपनीज का मैं ऑडिट कर सकता हूं। और इसके अलावा 19 ही है तो मैं एक और कंपनी का भी ऑडिट कर सकता हूं, ठीक है। अब रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर, रेम्यूनरेशन 142 सबसे सेक्शन नंबर 142 में दिया गया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द फर्स्ट ऑडिटर का कौन पैसा डिसाइड करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उसके बाद सब्सिक्वेंट में मेंबर्स इन AGM, या फिर द मेथड इन विच प्रिस्क्राइब्ड एट द AGM, मतलब AGM में जो मेथड हमने डिसाइड की उस मेथड के हिसाब से हम रेम्यूनरेशन डिसाइड करेंगे। इंक्लूड्स ऑडिट फीस, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस एंड फैसिलिटीज बट एक्सक्लूड फीस फॉर अदर सर्विसेज रेंडर्ड। अब पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर कौन कौन सी है? 143 में पावर दिया गया है। पावर्स: access to books and records, can inspect all company records, कंपनी के सारे रिकॉर्ड्स, वाउचर्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि उसी का तो ऑडिट करना पड़ेगा तो उसका पावर तो मिलेगा ऑडिटर को। फिर सब्सिडियरी रिकॉर्ड्स, एक्सेस टू रिकॉर्ड्स ऑफ सब्सिडियरीज फॉर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर CFS का भी ऑडिट कर रहा है तो भाई सब्सिडियरी का भी चेक तो करना पड़ेगा ना, तो वो भी कर सकता है। ड्यूटीज कौन कौन सी है? इंक्वायर लोन्स अगेंस्ट इनएडिक्वेट सिक्योरिटीज, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ बुक्स एंट्रीज, या डिस्क्लोज पर्सनल एक्सपेंसेस चार्ज एज रेवेन्यू। तो ये सारी चीजें भी इंक्वायरी करनी पड़ेगी, ड्यूटी है ये ऑडिटर की। और रिपोर्ट करना पड़ेगा कि ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल्स एंड इन कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, वो सब कंप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, रिपोर्ट करना पड़ेगा ऐसा। और क्वालिफिकेशंस, रिजर्वेशंस एंड एडवर्स रिमार्क्स इफ एनी, मतलब अगर तुम्हारा कोई भी कहते हैं ना कि वो EOM पैराग्राफ, अदर मैटर पैराग्राफ, वो सब देना है, या फिर अदर रिमार्क्स देना है, एडवर्स रिमार्क्स देना है, वो सब भी करना पड़ेगा, तुम्हें रिपोर्ट करना पड़ेगा। और फ्रॉड रिपोर्टिंग: मस्ट रिपोर्ट फ्रॉड्स इन्वॉल्विंग 1 करोड़ और मोर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 30 डेज। अगर 1 करोड़ या उससे ज्यादा अमाउंट का फ्रॉड दिख रहा है तो तुम सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलोगे कि पप्पा 1 करोड़ नो फ्रॉड छे, 1 करोड़ थी વધારે नो फ्रॉड छे। पर अगर 1 करोड़ से के कम अमाउंट का फ्रॉड है तो तुम इंटरनल TCWG या फिर मेंबर्स या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से बात करके सुलझा लोगे मैटर। लेकिन 1 करोड़ या उससे ज्यादा है तो क्या बोलने का? पप्पा 30 दिनों में बोल देने का, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को बता देने का कि 1 करोड़ से ज्यादा गड़बड़ है। अब प्रोहिबिटेड
सर्विसेज, इसका भी क्वेश्चन आता है, प्रोहिबिशन ऑफ सर्विसेज। सेक्शन नंबर 144 फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अलग अलग फैसिलिटीज वाला है। ऑडिटर्स कैन नॉट प्रोवाइड सर्टेन सर्विसेज इंक्लूडिंग अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। इंटरनल ऑडिट नहीं कर सकता, ये मैं नहीं मानता है, पर यहाँ पे लिखा है अभी। एक्चुरियल एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी और मैनेजमेंट सर्विसेज, मतलब फाइनेंशियल प्लान एडवाइस मांग रहा है तो ऐसा मीठी मीठी बात करके एडवाइस मांग ले, लेकिन ऑडिटर नहीं दे सकता है वो एडवाइस, ठीक है, ये ध्यान रखना है। फाइनेंशियल प्लान वगैरह का एक क्वेश्चन भी है इस सेक्शन नंबर 144 पे, ठीक है, देख लेना एक बार। ऑडिटर्स अटेंडेंस, ऑडिटर्स अटेंडेंस एट एजीएम, एजीएम में ऑडिटर भी अटेंड करेगा एनुअल जनरल मीटिंग। ऑडिटर्स मस्ट अटेंड एजीएम्स टू एड्रेस क्वेरीज रिलेटेड टू ऑडिट रिपोर्ट, मतलब अगर किसी शेयर होल्डर को, किसी मेंबर को ऐसा हुआ कि भाई इसमें ऑडिट रिपोर्ट में समझ नहीं आ रहा, तो ऑडिटर से पूछेंगे, तो ऑडिटर को प्रेजेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पनिशमेंट एंड पेनल्टी सेक्शन नंबर 147, 447 नहीं 147, ठीक है। यहाँ पे पेनल्टीज किस में दी है? फॉर ऑडिटर्स मॉनेटरी फाइन्स अप टू 5 लाख और 4 टाइम्स ऑफ ऑडिट फीस विच एवर इज हायर। फॉर फ्रॉड्यूलेंट एक्स इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 years अंडर सेक्शन नंबर 447। यहाँ पे सेक्शन नंबर 447 लिख दोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इम्प्रिजनमेंट वाला पॉइंट में स्पेसिफिकली ईयर्स लिखने की जरूरत नहीं है। और मॉनेटरी अमाउंट 5 लाख या फिर 4 टाइम्स ऑफ ऑडिट फीस। फॉर कंपनीज फाइन्स बिटवीन 25,000 से लेके 5 लाख तक की फाइन फॉर नॉन कंप्लायंस, अगर तुमने ये कंप्लायंस नहीं किया ऑडिटर के प्रोविजंस का, ठीक है, उसमें कोई भी गड़बड़ की तो 25,000 से लेके 5 लाख तक तुमको फाइन देना पड़ेगा। और कॉस्ट ऑडिट सेक्शन नंबर 148 एप्लीकेबल टू द कंपनीज एंगेज इन स्पेसिफिक industries as notified by the central government। जिन जिन कंपनीज को नोटिफाई किया सेंट्रल गवर्नमेंट, उनको कॉस्ट ऑडिटर भी अपॉइंट करना पड़ेगा और कॉस्ट ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 148 बोलता है कॉस्ट ऑडिटर मस्ट बी अपॉइंटेड टू वेरीफाई द कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड प्रिपेयर कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट्स, ठीक है। अब इसके अलावा भी इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करने की रिक्वायरमेंट्स एक बेसिक दी गई है, कुछ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इंटरनल ऑडिटर अपॉइंटमेंट, ठीक है, वो पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ये चीज़ें हैं, हमारा शेयर कैपिटल इतना है, पेड अप शेयर कैपिटल इतना है, फ्री रिजर्व इतने हैं, अरे टर्न ओवर इतना है, और क्या बोलते हैं टर्न ओवर नेट प्रॉफिट इतना है। तो कोई एक बंदा बोल रहा है कंपनी का कि हमें इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट कर देना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तुम बताओ, तुम सही हो गए, तुम बताओ कि इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वैसा क्वेश्चन आता है तो एक बार देख लेना, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव, जय श्री राम।